उत्तर प्रदेश के एक शहर प्रयागराज, जिसे कभी इलाहाबाद कहा जाता था, उस शहर में कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी जमींदारी थी मांडा। इसी मांडा के राजपूत राजघराने से निकले वीपी सिंह, जिनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था, ज्यादातर लोग इन्हें राजा मांडा के नाम से ही पुकारते थे। 70 के दशक की राजनीति में आए वीपी सिंह सिर्फ 11 महीने ही हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी उन्होंने इन 11 महीनों में अपने एक फैसले से पाली, उतनी तो कई प्रधानमंत्री 15-15 साल रहकर भी नहीं पा सके। वरिष्ठ पत्रकार प्रभास जोशी बताते हैं, 11 महीने प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारतीय राजनीति पर जितनी बड़ी छाप उनने छोड़ी है, सिवाय इंदिरा गांधी के और किसी ने नहीं बदला। इस नाते आप उनको स्वतंत्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्णायक प्रधानमंत्री कह सकें। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की, जिसमें ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात शामिल थी। इससे पहले आरक्षण की सीमा एससी और एसटी दोनों को मिलाकर 22.5% थी, जो उनके इस डिसीजन के बाद सीधे बढ़कर 49.5% हो गई। ये उनकी वो घोषणा थी जिसकी मांग जवाहरलाल नेहरू जी के समय से उठ रही थी और जिसे आखिरकार वीपी सिंह ने पूरा किया। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कौन से इंसिडेंट्स थे जिनके कारण वीपी सिंह को ओबीसी रिजर्वेशन लागू करना पड़ा, और आखिर क्यों बीजेपी ने इस फैसले का समर्थन ना करते हुए अपना सहयोग वापस ले लिया। इसके अलावा उस समय उनके प्रधानमंत्री बनने का कोई चांस ही नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने किसी और को इस पद के लिए इंट्रोड्यूस किया। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि वो न केवल प्रधानमंत्री बने, बल्कि एक ऐसा काम भी कर गए जिसने इंडियन पॉलिटिक्स की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। आग भड़की हुई थी, ये अब इससे मंडल से नहीं हुआ, उसके पहले से ये रही बात। पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। देखिए, वीपी सिंह का राजनीतिक करियर किसी F1 रेस से कम नहीं था। 1969 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से अपनी राजनीतिक करियर का शुरुआत करते हुए वे 1980 में उसी उत्तर प्रदेश के सीएम भी बन गए। एज अ चीफ मिनिस्टर उनका कार्यकाल जाना जाता है डकैती के खिलाफ अपने लिए गए जबरदस्त एक्शन को लेकर। इन्हीं के समय में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था। उनकी इसी साफ सुथरी इमेज और शानदार काम के कारण 1984 में राजीव गांधी ने उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पद देने के लिए इंसिस्ट भी किया। इस दौरान उन्होंने उनसे साफ साफ कहा कि देखिए, आपको जो सही लगे वो कदम उठाए, पर किसी भी डील में मिडलमैन नहीं होना चाहिए। वीपी सिंह जी राजीव गांधी की कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहते थे। राजीव गांधी ने उनको बहुत परस्यू किया, वित्त मंत्री बनाया, तो उन्होंने राजीव गांधी से पूछा कि मेरे लिए लाइन क्या है। राजीव गांधी ने उनसे कहा कि एक भी किसी भी डील में हम मिडिलमैन नहीं रखेंगे। लेकिन जब इन्होंने अमिताभ बच्चन और धीरू भाई अंबानी जैसे बड़े नामों पर रेड डलवाई, तब इस दौरान राजीव गांधी पर भारी दबाव पड़ा और मामला इतना बिगड़ गया कि एट द एंड वीपी सिंह को वित्त मंत्रालय के पद से हटाकर रक्षा मंत्रालय का पद दे दिया गया। इस समय तक राजीव गांधी और वीपी सिंह के बीच में मनमुटाव इतना बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था कि कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है, और ऐसा हो भी गया। दरअसल जब वीपी सिंह डिफेंस मिनिस्टर बने, यानी मतलब जब वो 2 या 3 महीने के लिए डिफेंस मिनिस्टर थे, तब उन्हें बोफोर्स डील से जुड़े ऐसे स्कैम्स का पता चला जिसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से था। उन्होंने बिना किसी देरी के इस स्कैम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ती, उसी समय सरकार की तरफ से उनके ऊपर बैक टू बैक दबाव पड़ने लगे, जिस वजह से उन्होंने खुद रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन उनके लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी के कारण आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने जुलाई 1987 में उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। इस दौरान ये भी बात फैली कि इस बड़े घोटाले में राजीव गांधी का भी हाथ है। अब देखो, ये केस आज तक चल रहा है और अब तक राजीव गांधी का इस स्कैम से जुड़े होने का कोई सबूत नहीं मिला है। पर उस दौरान वीपी सिंह अपने रैलियों में ये कहा करते थे कि उनकी जेब में एक पर्चा है जिसमें उन सभी लोगों का नाम शामिल है जो इस स्कैम में जुड़े हुए हैं। इस ऐलान के बाद साल 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सीपीआईएम के सहयोग से जनता दल की सरकार बनी। इस जीत के बाद पीएम की रेस में उस दौरान 2 बड़े नाम चर्चा में थे।
एक वीपी सिंह जिनके नाम पर यह इलेक्शन लड़ा गया और दूसरे चंद्रशेखर जिनका पार्टी पर जबरदस्त कंट्रोल था और जो कांग्रेस के खिलाफ एक लंबे संघर्ष के लिए जाने जाते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि चंद्रशेखर ये नहीं चाहते थे कि वीपी सिंह पीएम बने क्योंकि वीपी सिंह उनके जूनियर थे। I did not want VP Singh as the Prime Minister of this country. So they said if Devilal is there, हमने कहा anybody you select, I am ready to support him, not VP Singh. तो हुआ ये कि 1 दिसंबर को अरुण गांधी ने देवीलाल के साथ मिलकर एक खेल खेला। तो हुआ कुछ ऐसा कि मीटिंग में वीपी सिंह ने यह ऐलान किया कि देवीलाल अगले पीएम होंगे, पर प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ ही देर बाद देवीलाल ने यह कहा कि वे पीएम नहीं बनना चाहते और बेहतर यही होगा कि वीपी सिंह अगले पीएम बने। अरुण नेहरू ने इसके बाद देवीलाल जी से बातचीत की और बीजूटा ने बात की। देवीलाल जी से कहा कि देवीलाल जी, अगर वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाना है तो आपको ये रणनीति अपनानी पड़ेगी कि हम आपका प्रस्ताव रखेंगे, मधु दंडवते आपके नाम की घोषणा करेंगे और जैसे ही आप प्रस्ताव करेंगे कि मैं नहीं वीपी सिंह प्रधानमंत्री होंगे, नेता चुने जाएंगे, वैसे ही सब लोग खड़े होकर ताली बजा देंगे और आप मधु दंडवते से कहा कि आप घोषणा कर दीजिएगा इसकी, और यही हुआ। इस घोषणा के बाद चंद्रशेखर काफी नाराज हुए और वहां से चल दिए, जो आगे चलकर इस सरकार के गिरने का कारण भी बना। खैर 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह इस देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब आते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण बना कि मंडल कमीशन लागू हुआ और आखिर क्यों बीजेपी ने इस फैसले का समर्थन नहीं किया। देखिए, वीपी सिंह की सरकार एक गठबंधन की सरकार थी जो पहले से ही चंद्रशेखर के कारण कमजोर हो चुकी थी। साथ ही देवीलाल जिन्होंने वीपी सिंह को पीएम बनाया, उनका अपने पुत्र के प्रति प्रेम ने भी ऐसी सिचुएशंस खड़ी कर दी जिसके कारण ये सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली थी। दरअसल देवीलाल 1989 में जब उप प्रधानमंत्री बने उससे पहले वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो हुआ ये कि उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दी। अब क्योंकि ओम प्रकाश बिना विधायकी के ही सीएम बन गए, इसलिए उपचुनाव हुआ जहां उनके सीएम बने रहने के लिए ये चुनाव जीतना कंपलसरी था। अब क्योंकि ये चुनाव जीतना कंपलसरी था, इस वजह से चुनाव के दौरान काफी हिंसा हुई जिसमें एक कैंडिडेट की भी डेथ हो गई। प्लस ओम प्रकाश चौटाला पर बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप लगे, जिस वजह से प्रधानमंत्री वीपी सिंह पर यह दबाव बना कि वो इन सब मामलों पर एक्शन ले। वीपी सिंह ने एक्शन लिया भी। वैसे भी वीपी सिंह इस मामले को टॉलरेट नहीं करने वाले थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला से इस्तीफा लिया, जिसके बाद देवीलाल उनके खिलाफ हो गए और इतने खिलाफ हो गए कि उन्होंने पार्टी के बाकी सदस्यों को भी उनके खिलाफ करना शुरू कर दिया। उनकी प्लानिंग थी कि वो सभी नेताओं को अपनी तरफ करके वीपी सिंह की सरकार गिराएंगे और फिर चंद्रशेखर की लीडरशिप में एक नई सरकार बनाएंगे। इसके अलावा एक और घटना वीपी सिंह के कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही घट चुकी थी, जिससे उनकी पकड़ जनता और अपनी पार्टी दोनों पर से लगभग खत्म सी हो गई। हुआ ये कि 8 दिसंबर 1989 को, यानी सरकार बनने के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को कुछ कश्मीरी आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया। इसके बाद उन किडनैपर्स ने सरकार से मांग की कि 5 आतंकवादी जो जेल में थे उन्हें रिहा किया जाए। अब वीपी सिंह ने मजबूरी में आकर उन आतंकवादियों को रिहा करने का फैसला किया, जिसकी वजह से उनकी पूरी देश भर में खूब आलोचना हुई। अब पार्टी पर होती उनकी कमजोर पकड़ और सरकार गिरने की आशंका की वजह से उन्होंने वो फैसला लिया जो उन्हें आज नहीं तो कल लेना ही था। इस तरह 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने संसद में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया। उनके इस एक फैसले ने उस दौरान पूरे देश भर में भूचाल ला दिया। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि जगह जगह इस फैसले को लेकर जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी समेत देश के 22 कॉलेजों के स्टूडेंट्स इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे। जैसे जैसे आंदोलन और बड़ा होता गया, सरकार ने इस आंदोलन को रोकने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाए जिससे मामला और हिंसक हो गया। कि कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे।
इसमें कोई शक नहीं कि इस फैसले की घोषणा के बाद देश में बिगड़ते हालात को कैसे रोका जाएगा, इस पर पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं की गई थी। ये मामला 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां कोर्ट ने एक तरह से सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया। इस बड़ी जीत के बाद अगले ही दिन 15 अगस्त को वीपी सिंह ने लाल किले से अपने इस फैसले को वापस दोहराया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश के चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। उनके इस भाषण का असर दिखा 19 सितंबर को, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट राजीव गोस्वामी ने इस फैसले का विरोध करते समय खुद को आग लगा लिया। अब कई लोगों का मानना है कि उन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये फैसला लिया और उनका ओबीसी समाज की भलाई से कोई लेना देना नहीं था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वीपी सिंह की पार्टी जो जनता दल थी, उनकी घोषणा पत्र जो इलेक्शन से पहले जारी की जाती है, उसमें ऑलरेडी मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करने की बात शामिल थी। दूसरी बात यह कि मंडल कमीशन का गठन 1979 में ही हो गया था और तभी माना जा रहा था कि ओबीसी रिजर्वेशन जल्द ही लागू हो जाएगा, क्योंकि जो रिपोर्ट थी वो 1980 तक सरकार को सबमिट कर दी गई थी। पर सरकार के अचानक गिरने के कारण ऐसा हो नहीं पाया। इसके अलावा 1989 में सरकार बनते ही 20 दिसंबर यानी सरकार बनने के सिर्फ 20 दिन बाद ही जनता दल की एक मीटिंग में वीपी सिंह ने यह क्लियर किया कि वो जल्द से जल्द ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करना चाहते हैं। यही कारण था कि 31 मार्च 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ऐसा नहीं है कि उनके इस फैसले का जिक्र उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि उनके सरकार में आने के बाद ये बात उनके पार्टी के बाकी नेताओं और बीजेपी के नेताओं को पता नहीं थी। खैर, एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि बीजेपी और सीपीआईएम को वीपी सिंह का ये फैसला पसंद नहीं आया। सीपीआईएम का मानना था कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। ये उनके आइडियोलॉजी का एक हिस्सा था, तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी का मानना था कि उन्हें बिना विश्वास में लिए इस फैसले को लागू कर दिया गया। My reaction is also the CPM reaction at that time was that how has he done it without taking any one of us into confidence? He should not do it. देखा जाए तो बीजेपी के कोर वोटर्स सवर्ण जाति से थे, तो वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। प्लस बीजेपी ये बात भी अच्छे से जानती थी कि इस फैसले के बाद देश में जाति बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, जो उनके कमंडल वाली राजनीति को खराब कर सकती थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से, प्लस लाल कृष्ण आडवाणी को रथ यात्रा के दौरान गिरफ्तार करने के कारण बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अब हुआ ये कि बिना समर्थन के गठबंधन की सरकार तो चल नहीं सकती थी। इस वजह से 1990 को उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, जहां उनकी सरकार गिर गई और 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह जी ने पीएम के पद से रिजाइन भी दे दिया। हालांकि उन्हें गिराने वालों की सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली। मिलते हैं अगले वीडियो में।